अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम वेलकम। अच्छा, अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट हम वो सीरीज टोटली नहीं हारे। हाँ। वो सीरीज जो कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी ना बीच में, वो हम जरा बराबर हो गए और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आखिरी T20 में दिलचस्प मुकाबले के बाद 9 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज जो थी वो 2-2 से बराबर कर दी। मैच बारिश की नजर हो गया था ना, इन केस यू आर वंडरिंग कि 5 मैचों की सीरीज कैसे 2-2 से बराबर हो गई। वैसे मुझे लगता है अगर वो बारिश ना होती तो हम जीत जाते और फिर वो मामला तो हम जीत ही जाते। क्योंकि जिंदगी में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, इसलिए चलिए इन्हें ये लगता है, मुझे शायद कुछ और लगता है। पाकिस्तान के 178 रन के जवाब में कीवी टीम 169 पर आउट हो गई और शाहीन अफरीदी के 4 शिकार, बाय द वे दैट वाज समथिंग, यू हैव टू वॉच दैट। और मैन ऑफ द मैच भी रहे, सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। जिसको कहते हैं ना मेला लूट लिया, तो मेला लूट लिया। फिर अच्छा ही फैसला साबित हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मतलब जो भी फैसला था आपके सामने है। वो रोटेशन भी हर किसी को आजमाया भी, ट्राई भी किया, देख भी लिया। You know कि whether we accept it here or not, you know it hurts, it affects। अगर आप ज़ाहिर एक ओहदा मिला हुआ हो और वो भी कप्तानी जैसा, तो somehow कहीं ना कहीं आपको महसूस तो होता है कि भाई अभी मैं कप्तान था, अभी मैं नहीं हूँ। और then at the same time आप अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करें कि भाई आई एम स्टिल द बेस्ट। Exactly. यही तो बात है कि किसी को कोई चीज माइंड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मौका होता है आपके लिए टू प्रूव योरसेल्फ, एंड कैप्टन और नो कैप्टन उसकी खुशी और होती है। उसकी खुशी सर्टनली और होती है। पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए, टीम के लिए रेड बॉल व्हाइट बॉल, फाइनली कोचेस का ऐलान भी कर दिया गया है। तमाम फॉर्मेट में अजहर महमूद असिस्टेंट कोच होंगे। कोचेस के बारे में भी हम आपको तफसील बताएंगे। सो या दैट वुड कम लेटर इन द शो। मोर ऑन दैट लेटर इन द शो। आपको पता है ना कि हमने तो पूरा खींच बात करनी होती है क्रिकेट की। विल डू दैट। सिकंदर वक्त भी हमारे साथ होपफुली होंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आपको याद है वजीर आला पंजाब का पुलिस पासिंग आउट पर परेड पे पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर जाना आज भी किसी ना किसी तरह ज़ेरे बहस है। हालांकि इस बात को कोई हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन ऑब्वियसली शी इज़ अ वुमन एंड शी वोर दैट ड्रेस, और ऑब्वियसली इस पे तो बात होगी। तो पता नहीं क्या कुछ कहा जा चुका है, लेकिन शायद तहरीक इंसाफ के फायर ब्रांड वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ही कमी रह गई थी। वो कैसे पीछे रह सकते थे? तो उनकी राय सुने ज़रा, क्या कहना था उनका। पंजाब जो है वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या आप KPA पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे किसी दिन? वो तो और भी बहुत कुछ करती होगी, फिर आप करेंगे कि वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे? वैसे मेरा एक इख्तिलाफ इस सवाल से भी था जो रिपोर्टर ने किया था। मुझे सवाल से ज़्यादा मुझे तो रिपोर्टर से था। एक तो नंबर 1 ये कोई सवाल था कि उन्होंने पहनी थी तो क्या आप भी पहनेंगे, और दूसरा किससे कर रहे हो? यू वांट हिम टू से समथिंग लाइक दैट एंड ही डिड। तो ये स्टार्ट, इसका मैं ओनस जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दे रही हूँ इस बेतुकी कॉन्वर्सेशन का, वो डेफिनेटली रिपोर्टर पे जाता है। ये अगर इस लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग होगी फ्रॉम द रिपोर्टर्स, फ्रॉम द जर्नलिस्ट्स, तो फिर आप क्या ही तवक्को कर सकते हैं कि हमारा जर्नलिज्म का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है। और साथ ही एट द सेम टाइम इन्होंने तो चलें जो कमेंट किया, मतलब इन्होंने कमेंट किया उसका कोई भी आप मानी ले सकते हैं, लेकिन जो साथ में हलाशेरी देने वाले होते हैं ना, हूटिंग करने वाले होते हैं, उनको किस बात पे हंसी आ रही थी? मतलब उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा और आप क्यों हंस रहे हैं, और व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब ये क्यों ये गंद पड़ा हुआ है इधर? पता है क्या, इट इज सो, आई एम सॉरी बट इट इज सो डिस्गस्टिंग कि 25 आदमी बैठे हुए एक औरत को डिस्कस कर रहे हैं कि उसने क्या पहना है और क्या करती है, क्या नहीं करती है। We are in 2024, get over it and get a life। अच्छा, बाय द वे मरियम नवाज जब वज़ीर आला नहीं थी तब भी गंडापुर साहब जो थे साहब, उन्होंने उनसे मुतालिक ऐसी बातें कही थी जिन्हें किसी तौर मुनासिब नहीं कहा जा सकता। जो लोग अपने सियासी कल्ट को खुश करने के लिए सियासी मैदान में मौजूद ख़वातीन के साथ जो कर रहे हैं, खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। तो इन अ सेंस अब लोग पहचान भी जाएं तो बात है, लेकिन बड़ी अच्छी तरह ही अपने आप को एक्सपोज भी कर चुके हैं। Yes, but that reporter, what were you looking for? You got what you were looking for actually. Nothing more than that. आगे चलते हैं। Probably you were looking for YouTube views, या फिर आप रील बना के इसकी डालेंगे। मतलब वो नहीं होता हाई फाइव्स, मतलब क्या टीनेजर्स हैं आप लोग की इस किस्म की हरकतें करेंगे? अब बस यही बेंचमार्क है, अब यही गेज है, यही है, अब यही टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं लोगों ने,
कि उनके व्यूज़ आ जाएं और बस व्यूज़ ही आ जाएं। मूविंग ऑन, अदलिया में बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त जब से सामने आया है, हर अहम प्लेटफॉर्म पर इस मौजू पर बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है वो ज़ेर समात है। आपको पता है कल ये केस फिर सुना जाएगा और अदालतें अब खुलकर बात कर रही हैं कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कबूल नहीं होगी। फायर वॉलिंग बहुत जरूरी है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामला। The judiciary will stand united against any interference that comes into our system and we take it seriously. ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायर वॉल को डेवलप करना है। I want to say much because हम suo motu में इस चीज़ को देख रहे हैं। There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now. All the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. बिल्कुल जी, इंसाफ के बगैर तो माशरे नहीं पनप सकते, नहीं चल सकते, नहीं परवान चढ़ सकते और there has to be a firewall now is important because yes कभी ना कभी तो आगाज़ होना चाहिए था, जो अब हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। और ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है समझना, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन एनी केस जजेस के ख़त को लेकर तहरीक इंसाफ ने आजकल अदलिया में बैरूनी मुदाखलत बंद करने का झंडा जो है वो उठाया हुआ है, विच इज़ वेरी आयरॉनिक। वो आइन की बहाली के नाम पर एहतजाजी तहरीक भी चला रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हाल ये है कि पीटीआई रहनुमा वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और से बातचीत करने को तैयार ही नहीं, हालांकि बजाते खुद फौज को सियासत में लाना आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। बड़ी बात सिंपल और क्लियर है, ये तो खुद मोहताज हैं, ये रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बल्कि खुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये ख़ुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। एस्टैब्लिश्ड से मुज़ाकरात के मसले पर पीटीआई रहनुमाओं में तकसीम वाज़ नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने शहरियार आफरीदी के बयान से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर कर दी और उन्हें अपनी ज़ाती राय करार दिया, उनकी ज़ाती राय। एज़ एन पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने एक बार कहा था, वैसे आपको याद होगा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का पैगाम आया है, जबकि पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने उसकी तरदीद की। फिर अहमद अज़हर ने कल ट्वीट किया कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? वैसे पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने अपना अलग मौक़िफ़ अपनाया है। सो बहुत सारे मौक़िफ़ हैं, ये सारे ही सुन लें आप, मेरा ख्याल है कुछ ये एक रियलिटी, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने हैं। तहरीक इंसाफ शायद समझती है इमरान खान की रिहाई सियासी जमातों के बस की बात नहीं और इसीलिए वो दूसरी तरफ देखती है। और सवाल ये है कि जब अदालतें वाज़े कर रही हैं बैरूनी मुदाखलत अब नहीं होगी, तो तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलने का यकीन तो होना चाहिए ना कि अब तो किसी की मुदाखलत होगी नहीं। लगता है कि पीटीआई ने बड़ी हद तक खुद को बंद गली में ला खड़ा किया है। पता नहीं अब ये वाकई ला खड़ा किया या नहीं खड़ा किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी आपको बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज को पर्टिकुलरली इतनी स्पेस देना और लिटरली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कहें, बस उनके जुबानी चेयरमैन हैं वो तो ये कहते थे ना, ऑन रिकॉर्ड है, मानते थे कि हमारी हुकूमत और हमारे मामलात हम नहीं चलाते थे। और सारी जिम्मेदारी वो भी इदारों को तफवीज़ करते हैं, उन्हीं पे डालते हैं। अब दोबारा से ये इसी अज़्म का इजहार करना कि हम अगर बातचीत करेंगे तो बस उन्हीं से करेंगे, कौन सी जमहूरियत और कौन सी आइन की बालादस्ती और कौन सा अलम बरदार बन के
आप बाहर निकलने की और अपने आप को साबित करने की कोशिश किसी और के साथ भी ये बात करते हैं और जरा पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। सीनियर तजियाकार आदिल शाहजेब हमारे साथ हैं, एंकर पर्सन भी हैं। आदिल, तहरीक इंसाफ का बराह रास्त फौज की क़यादत से मुज़ाकरात का मुतालबा कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं, अब सारों को पता है, खुद भी वो लोग कह चुके हैं, लेकिन ये बात हैरान कुन ज़रूर है कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो कुछ वो कह चुके कर चुके उसके बाद मुज़ाकरात की उम्मीद है कैसे? तो पीटीआई को ऐसा क्या नजर आ रहा है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, बताएं। देखिए, एक तो पीटीआई को शायद अब ये आखिरकार ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि उन्होंने जिस तरीके से फौज को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था, वो कोई हद से ज्यादा बहुत सारी ऐसी लाइनें वो लोग क्रॉस कर गए थे कि जिसका उनको खुद भी अंदाजा नहीं हो रहा था। और उस वक्त भी हमारे जैसे लोग यही कह रहे थे कि जब तक तहरीक इंसाफ जो है वो जो उनसे ये गलतियां हुई हैं, चाहे वो 9 मई के हैं, चाहे वो और बहुत से मामलात हैं, जब तक वो इसका खुद एतराफ करके और ये नहीं कहेंगे कि ठीक है जी हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो तब तक ये मामलात उनके ठीक नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन क्या फौज तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार होगी? मेरे ख्याल में फिलहाल उस जानिब जो हमें जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ ने 2 सालों में एक बात की बार बार, सो कॉल्ड सिविलियन बालादस्ती का उसे नाम दिया कि जी फौज का तो सियासत से लेना देना ही नहीं है। उनकी तो असल लड़ाई पाकिस्तान की फौज से यही थी कि आपने उनके बकौल उन्हें हुकूमत से निकाला, फिर इंतखाबात मैनेज किए। तो अगर फौज के ये सियासी किरदार से तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा उन पर एतराज़ात थे, तो आज वो किस मुंह से फिर ये कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात जो है वो आर्मी चीफ से करेंगे और DGISI से करेंगे? इसका मतलब ये है कि उनकी जो 2 साल की सियासी स्ट्रैटेजी थी, जो सियासी पॉलिसी थी, वो ये समझते हैं कि वो बिल्कुल उन्होंने एडमिट कर लिया है कि वो एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी थी, और वो ये भी मान गए हैं कि पाकिस्तान की फौज का एक किरदार है सियासत में और उनके बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा आदिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त हो, फिर तमाम कोर्ट्स के फुल कोर्ट इजलास हों, जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब हो, ये बिल्कुल वाज़े कहा जा रहा है कि अदलिया अब दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी अगर इमरान खान रिलीफ के लिए दीगर इदारों को मना भी लें, जो वो अपेरेंटली बाज़ रहनुमा उनके कहते हैं कि जी मुज़ाकरात तो उन्हीं से होंगे, तो फिर उनको मुदाखलत करना पड़ेगी अपने हक में अगर फैसले दिलवाने, और ये मुदाखलत अदलिया ने क्लियर कर दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? 2016, 17, 18 में उस वक्त की अदलिया का जो किरदार रहा या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा, आज अगर पाकिस्तान जितना डिस्टेबलाइज हो चुका है और जहां पे खड़ा है उसमें बहुत बड़ा किरदार उस वक्त की आला जुडिशरी का और एस्टेब्लिशमेंट का भी है। तो जब तक अगर अदलिया अपने लिए इंसाफ मांग रही है, तो फिर अदलिया ने भी जो कुछ किया है, तमाम अदलिया ने नहीं लेकिन ज्यादा दूर नहीं चाहते, 2016, 17, 18 में जिस किस्म के फैसले हुए नवाज शरीफ को बाहर निकालने के लिए और इमरान खान को लाने के लिए, तो मेरा ख्याल है उस पर भी बात जरूर करनी चाहिए और बात होनी चाहिए और तह तक ये पहुंच जाना चाहिए ये मामला। अब इसमें तहरीक इंसाफ के हक में अगर फैसले आते हैं तो तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल खुश होगी। यानी 2018 के इंतखाबात में कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस जब थे तो तब तहरीक इंसाफ को कोई मसला नहीं था क्योंकि वो खुद इख्तिदार में आ रहे थे। आज मसला इसलिए है क्योंकि 2024 के इंतखाबात में उन्हें हुकूमत नहीं मिली, मुस्लिम लीग नून को मिली है, पीपल्स पार्टी पर सर इख्तिदार आई है, बाकी जमातें आई हैं। तो तहरीक इंसाफ को ये वाला रवैया जो है ये तर्क करना होगा अगर तो उन्होंने बंद गली से निकलना है। चलिए ये बातें तो होगी। आदिल ये भी बताएं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की अगर हम बात कर लें तो कल अचानक एक बड़ा अहम फैसला सामने आया, इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आज़म लगा दिया गया है। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्या ये इशारा है कि पीपल्स पार्टी की काबीना में जगह बनाई जा रही है, एक ग्रैंड अलायंस हुकूमत की सूरत में 5 साल पूरे करेंगे? ये क्या आपकी सेंस क्या कह रही है? देखिए, एक तो इसहाक डार साहब हमें पता है वो वैसे ही डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे और उससे शहबाज शरीफ साहब उन्हें ट्रीट भी ऐसे ही करते थे। हमें ये भी अंदाजा है कि वो PMLN के जो सुप्रीमो हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बहुत ही ज्यादा उनकी कुर्बत भी है, उनके करीब भी है
और जितनी भी इसहाक डार साहब जो फैसले कर रहे होते हैं तो आप यही समझें कि वो नवाज शरीफ साहब के ही फैसले हैं। तो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना जो है वो एक रस्मी कार्रवाई है। अदरवाइज भी मेरे ख्याल में कि वो सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब के बाद काबीना में। अब पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी या नहीं होगी, अभी तक उनके जो सीनियर वुज़रा हैं, जो सीनियर उनकी जो लीडरशिप है, उनसे जब हम यही सवाल करते हैं तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि जी सियासत में कोई भी हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता, यानी ये फैसला हो सकता है, लेकिन साथ में फिर वो ये कहते हैं कि फिलहाल एज वी स्पीक पीपल्स पार्टी का फैसला ये है कि हमने काबीना में नहीं शामिल होना। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी थोड़ा सा देख रही है, वेट कर रही है कि 3 to 6 months डाउन द लाइन अगर इकोनॉमी, जिस तरह हमें ऑप्टिक्स बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं इकोनॉमी में, अगर ये स्टेबिलिटी की तरफ मामला जाता है तो उस बात के चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में शामिल हो जाएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे और इसहाक डार बन गए हैं डिप्टी वजीर आज़म। कभी आपने सोचा कि आप भी रिश्तेदार होती हैं इसी तरह किसी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल फैमिली की? मुझे ना मेरे कोई रिश्तेदार इतने काम के लोग नहीं है कि वो आपको किसी मुझे समझते हैं कि मैं उनके काम की प्रोफाइज कर सकें या कोई ओहदा दे सकें। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन आप लोग पूछ रहे थे ना कि जुम्मे को अब्दुल्ला कहाँ थे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जुम्मे को अब्दुल्ला कहाँ थे। पहले ज़रा इसकी बैकग्राउंड ये है कि इस साल के इब्तदाई दिनों में उस वक्त की जो निगरान हुकूमत थी ना, उसके एक वजीर ने इंकशाफ किया था कि ज़िला अटक में दरियाए सिंध के इर्द गिर्द सोने के बड़े ज़खायर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आपके ख्याल में मैं सोने के ज़खायर तलाश करने के लिए दुनिया पहुंच गई है। तो अब्दुल्ला ही वाज मिसिंग, वी डोंट नो वेयर ही वाज, ही कुड बी इन अटक, हमें नहीं पता। तो इससे पहले भी गिलगित और कोहिस्तान वगैरह में बात मशहूर ही रही है कि दरियाए सिंध के पानी और तय में सोना मिल जाता है। और ये खबर सामने आते ही भी कहानी सी लगती है मुझे वैसे ये, लेकिन लोगों ने सीरियस ले लिया इसको, लोगों ने सीरियस ले लिया। आप भी चेक करने गए थे, हमें पता है। तो कुछ इलाकों का तो मंजर ही बदल गया है ना, उधर कहां से लोग जो है वो भारी भरकम मशीनरी ले आए। लग रहा था कि मैं भी यहाँ गया आऊंगा, मैं जरूर ये देखने जा सकता हूँ कि व्हाट आर दीस पीपल अप टू, and also maybe find some gold. मतलब हमें नहीं पता। सुने, अब इतनी क्रेनें लगी हुई हैं, उसमें मुझे तो क्या ही मिलना था। अच्छा, बाय द वे ये आपको साथ साथ बता दें, मशीनें वगैरह आप देख रहे हैं, लेकिन याद रहे कि हुकूमत की जानिब से दरिया में ऐसी किसी काम की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है जी, लेकिन इसके बावजूद कौन रहा है इनसे? तो अब अब्दुल्ला आप बताएं। अब हम जरा पूछेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बाचा खान। अटक से सोना निकलने की बाचा खान साहब खबरें आ रही हैं, बहुत सुना है, बहुत लोग पहुंचे भी हैं, किसी के हाथ भी आया सोना, खजाना, बड़ी अच्छी लगती है अभी तक ये कहानी। हाँ, वो अर्थुरल स्टाइल लग रहा है। जी बिल्कुल, और मैं इस वक्त अटकपुर के इलाके में मौजूद हूँ। दरिया सिंध के किनारे यहाँ पे गैर कानूनी माइनिंग का एक बहुत बड़ा सिलसिला जारी है और यहाँ पे सोना निकाला जा रहा है। काफ़ी तादाद में एक्सकेवेटर मशीनें यहाँ पे पहुँचाई गई है। कहा जा रहा है कि इसकी न कोई ऑक्शन हुआ है और न इनके पास कोई लीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनासर ने यहाँ पे एक धंधा शुरू कर रखा है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ज़िली इंतज़ामिया है, पुलिस है और यहाँ पे जो महकमे मदनियात के हलकार है, ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी मिली भगत से ये धंधा जारी है। इससे कबल ये धंधा यहाँ पे दरिया सिंध में निज़ामपुर के इलाकों में काफ़ी तादाद में ये जारी था और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में एक्सकेवेटर मशीनें यहाँ पे लगाई गई थी और ये सोना निकाला जा रहा था। अभी वहाँ पे पानी का सतह बुलंद हुआ है, तो ये तमाम एक्सकेवेटर वहाँ से निकाल कर अटकपुर के इलाके में पहुँचाई गई है। इससे आगे अटक के इलाके में तकरीबन मुख्तलिफ मुकामात पर ये धंधा किया जा रहा है। इस डिप्टी कमिश्नर से हमारा बात हुआ, उनका कहना था कि मैं एक्शन ले रहा हूँ, लेकिन इसके भी काफ़ी दिन गुजर गए। यहाँ पे एक्शन की बजाय मज़ीद एक्सकेवेटर पहुँचाए गए। ये जो दरिया सिंध है इसका खुलिया बिगाड़ दिया गया। सैलाब के दिनों में ये इलाकों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत बड़ा ख़तरा लायक है इससे। और ये जो यहाँ पे मिट्टी और रेत के पहाड़ बनाए गए हैं, तो यहाँ पे तुरबेला डैम की तरफ से भी पानी आ रहा है, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है। लोगों ने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ज़िला इंतज़ामी और मदनियात से मुतालबा भी किया है। यहाँ पे मुजाहरा एहतजाज भी हुआ है। यहाँ पे लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये धंधा ज़ोर शोर से जारी है। क्या हुआ फिर, किसी को मिला कि नहीं मिला?
मगर कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, एमी तो नहीं इतनी मशीन। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मिल रहा है तो वो आपको लगता है कि हमारे दोस्त को बताएगा कि हमें मिल रहा है जी, छुपा के रखेगा। और इतनी मशीनें तो आपने गिन ही ली होंगी, काफी लगी हुई हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो किसी के हाथ आ रहा है। आई थिंक दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। चलें फिर, हाँ कुछ पता लगना चाहिए। तो हम तो जा रहे हैं ब्रेक पे, अभी थोड़ी देर के लिए वापस आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। वेलकम। अच्छा, कुछ मुल्क के हालात भी हैं और कुछ हमारा एक कल्चर कह लें, कुछ ऐसा कुछ बन भी गया है कि मुल्क से बाहर रोजगार और रिहाइश की तलाश हमेशा रहती है। सो एवरीबडी हैज़ दिस ड्रीम कि हम जो जितना भी अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो मुल्क में, लेकिन बाहर जाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्या ख्याल है? और सर्टनली, मतलब प्रॉस्पेरिटी भी होती है, पीछे फैमिलीज भी खुशहाल होती हैं और मुल्क का भी फायदा होता है। बहुत लोग चाहना चाहते हैं आज भी बरतानिया, यूरोप, अमेरिका। सो बरतानिया, आप अपना कारोबार कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? अगर आपके जहन में कोई विजन है या अगर आपका चलता हुआ एस्टैब्लिश्ड एक कारोबार है, आप उसको किसी और मुल्क तक फैलाना चाहते हैं, जिससे सर्टनली आपका तो फ़ायदा होगा ही, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, इसी के लिए लीगल एडवाइजर हैं आमिर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो गैर कानूनी तरीका भी होता है, इमिग्रेशन वगैरह, मतलब लोग घुस जाते हैं। एक कानूनी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से भी आप जा सकते हैं। आमिर रहमान साहब हमें बताएंगे। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। कितनी खबरें आती हैं हमारे के लोग जी जा रहे हैं और बोट्स में डूब गए, तो इधर उधर, मतलब हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको बताने के लिए देयर आर लीगल एवेन्यूज, और आप टैलेंटेड हैं, आपका कोई विजन है तो आप बड़े लीगल तरीके से भी जा सकते हैं। लेकिन आज आप हमारे साथ हैं, तो बताएं कैसे हो सकता है? थैंक यू वेरी मच जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी। सो आई एम अ पार्टनर इन अ लॉ फर्म in London. We're a legal 500 firm by the name of Rani Taylor Solicitors. And you very rightly said कि there is a lot of catastrophes जो कि होती हैं जहाँ पे लोग illegal तरीके से जाते हैं, और definitely there are avenues whereby जो है लोग जा सकते हैं एक legal तरीके से, और जिनके, जैसे आपने अगेन यू वेरी राइटली सेड, जिन लोगों को विजन है, वो कोई अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, सो दे आर पाथवेज जहाँ पे आप उस विजन को जो अपने बिजनेस को डेवलप करने के हवाले से जा सकते हैं, एंड यू कैन डू वेरी वेल। किस तरह जा सकते हैं? अब यहाँ पे बैठा हुआ मैं आपको टीवी पे देख रहा हूँ, मेरा एक कारोबार है, फॉर इंस्टेंस मैं चावल एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, या मेरे जहन में कोई आइडिया है, मैं अभी एक ग्रेजुएट हुआ नौजवान हूँ, मैं लेदर की गुड्स बनाता हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप सबसे पहले हम जो है उनका जो पहला पार्ट है, हम लोगों को असेस करते हैं उनकी बिजनेस नीड्स क्या है, उसके अंदर फिर वंस वी डू दैट असेसमेंट, तो फिर हम उसके बाद जो है कंपनी फॉर्म करते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो एक्सपर्ट्स हैं, वी गेट दीज एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड, वी गेट द बिजनेस प्लान्स इन प्लेस, और वो फिर जो है वो एक कंपनी की फॉर्मेशन होती है यूके के अंदर। वहाँ पे एक लोकल डायरेक्टर ज़रूर चाहिए होता है। वंस दैट इज़ ऑल इन प्लेस, तो फिर वो कंपनी एक लाइसेंस, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्स लाइसेंस, वो हम अप्लाई करते हैं, और फिर वो लाइसेंस को हम एलोकेट करते हैं उस इंडिविजुअल को जो कि यूके आना चाहता है अपने उस विजन को, उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और इसके नतीजे में उसको फिर पासपोर्ट, शहरियत, सब कुछ मिलता है? जी डेफिनेटली, इट्स अ पाथवे टू ब्रिटिश सिटीजनशिप एज वेल। नॉट ओनली दैट, जो है इट गिव्स यू फ्री एक्सेस टू एजुकेशन, एंड जो है हेल्थ केयर जो है वहाँ पे NHS, आपको उसको भी एक्सेस मिलता है। तो आमिर साहब, यानी बेसिकली शर्त ये है कि उसके पास जो जाना चाहता है, जो बाहर अपने आप को, अपना बिजनेस, अपनी लाइफस्टाइल, सब कुछ बाहर करना चाहता है, उसके पास एक आइडिया होना चाहिए। जी हाँ जी, एक विजन होना चाहिए, कुछ रिसोर्सेज तो उसके पास होने चाहिए। फिर जब आपकी कंपनी ऐसे लोगों के साथ जब कनेक्ट करे, इज इट एन एक्सपेंसिव प्रोसेस कि जहाँ टू सेट अप दिस कंपनी, या फिर उसका एक ऑफिस यूके में लाना, ये सारा महंगा है? हाँ जी, असल में एज सच जो लॉ है, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी जो बिजनेस नीड्स हैं उसके हवाले से जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक बंदा रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसका एक्सपेंस
ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू, जैसे कि आपने कहा, अगर कोई टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो अपना जो है कोई ब्रांच ऑफिस खोलना चाहता है, उसको सिर्फ एक सर्विस ऑफिस लेना है। हाँ, उसको सर्विस तो नहीं देनी, उसको he doesn't have to, and he just needs to employ one person as compared to, so this all depends upon what are the business needs of that person. और क्या क्या कंपनीज होंगी जो कि आपको लगता है पोटेंशियल क्या चीजें जो अट्रैक्टिव होंगी, जो कि फायदा होगा यूके इकोनॉमी को भी, वो चाहेंगे कि, क्योंकि ऑब्वियसली अब आजकल इतने लोग इधर से उधर हो रहे होते हैं और आपको पता है इतना इन्फ्लक्स हो जाता है, फिर असाइलम सीकर्स आ जाते हैं, फिर उनको निकालने की कोशिश की जाती है। कौन से हैं बिजनेसेस और लोग जो अट्रैक्टिव होंगे, यूके जैसा मुल्क भी चाहेगा कि हाँ हमारे पास आने चाहिए? हाँ जी, जैसे मैं जो है आपसे पहले भी ब्रेक में बात हो रही थी कि ब्रेक्जिट जब हुआ तो आई थिंक सो दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस टेकन बाय द यूके गवर्नमेंट। रीज़न बीइंग इज कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करते थे और उनकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते थे वो यूरोपियंस थे। सो दैट वाज अ ह्यूज डेंट। बट इनका ये था कि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ से जो है हम अपने मुरासिब को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड वो जो डेफिसिट है, वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था उसको फुलफिल करेंगे। इसलिए करंटली बहुत सी फिर चेंजेस आई इमिग्रेशन लॉज के अंदर जो कि हेल्प आउट करती हैं कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ जो है वो तो कॉमनवेल्थ एज वेल। तो उस हवाले से जो है अभी करंटली जो पाथवे अभी इस्टेब्लिश हुआ है business create करने का, it is easier than before. It is much more easier than before. It is much more easier and than why before. is it कि लोगों को they are not aware of it? अभी भी बड़े अजीबोगरीब तरीके सोचे जा रहे होते हैं। People who are educated, who have ideas, plans, उनको भी लगता है कि ये आसान नहीं है। Although what you are saying is perhaps it's welcome in UK as well. इस तरह आ रहे हो तो ज़रूर आओ। हाँ जी बिल्कुल, जो है it's something which is new. It's इफेक्टिवली जो है ये रूल्स के अंदर जो रिलैक्सेशन हुई है तो वहाँ से ये पाथवे डेवलप हुआ है जहाँ पे लोग आके अपना बिजनेस यूके के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और सर्विस सेक्टर जो लोग हैं जो मतलब आईटी से एसोसिएटेड हैं या इंजीनियर्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, या हमारे ज़बरदस्त कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, ये सारे लोग भी अगर जाना चाहें तो उनका वही पुराना रूट है। डेफिनेटली आई थिंक सो देयर इज वन रिक्वायरमेंट उनकी जो है जो बेसिक क्लोज लेवल जॉब देन देखो। हाँ, बट यू नीड टू जो है स्टिल सेटिस्फाई द इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ जी, वो उसको सेटिस्फाई। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आमिर रहमान साहब, बड़े आइडियाज़ मिले और एटलीस्ट ये ज़रूर एक बात है कि इलीगल तरीके से अब वो दिन गए, उस तरह जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप को इक्विप करें और रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। हैव अ प्लान, एजुकेशन भी होनी चाहिए। भी मुश्किलात का शिकार होती है, मतलब अगर आपके पास पैसा है और आप फॉर इंस्टेंस अमेरिका में कितने आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाती हैं, कई बरस वापस नहीं आ सकते, पीछे घर पे कुछ भी होता रहे, यू कांट कम बैक। देखिए लीगल तरीके से अगर जाएं इस तरह तो आपकी फैमिली भी जा सकती है आपके साथ, मतलब कि ये को तो वैसे ही जीने का तरीका नहीं है कि आप कहीं और हो और फैमिली कहीं और हो। ब्रेक के बाद मिलते हैं। यस। वेलकम बैक जी। गंदम की सपोर्ट प्राइस के मामलात आपको पता है अभी तक हल नहीं हो सके हैं। सपोर्ट प्राइस का मसला हल नहीं हुआ, ना किसानों से ख़रीदारी शुरू हो सकी है, किसान रुल रहे हैं। खून पसीने से उगाई गई सोने जैसी गंदम को हाँ मट्टी होता सब लोग देख रहे हैं। हुकूमतें अब बने हफ्तोमा हो गए हैं, कोई हुकूमत भी इस बहरान की जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत में $1 अरब के लगभग गंदम इम्पोर्ट की गई जो मकामी किसानों पर जुल्म था। किसान भी मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसा किसने और क्यों होने दिया, तफ्तीश करके मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हालत यह है कि पंजाब हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि उसके पास गंदम ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं है। मकामी किसान रो रहा है कि वो अपनी फसल बेचे तो किसको बेचे, अगर गंदम ना बिकी तो बेचारा किसान अगली फसल काश्त करने के भी काबिल नहीं रहेगा। तो गंदम हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो भी एक एवेन्यू है। मतलब हमने इतनी गंदम इम्पोर्ट कर ली कि हमारी जब अपनी फसल तैयार हुई है तो हमारे पास उसे कंज्यूम करने के लिए, रखने के लिए इवन जगह ही नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कह रही हैं जी, क्या कह रही हैं सुनिए। देखिए पहली तो बात यह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो 3900 है और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि गंदम की जो ख़रीदारी है वो सिर्फ पंजाब में हो रही है। सिंध के अंदर की जो है वो ख़रीदारी, वहाँ पे तो गंदम की फसल जो है वो फरवरी से आ जाती है,
लेकिन जो तमाम जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए हैं। अभी तो ये चूँकि हुकूमत आते ही ये एक फेज़ था जो हमें ये गंदम की प्राइस का लेना पड़ा, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से ये कह सकती हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये प्रोग्राम है, इसके लॉन्च होते ही इंशाल्लाह किसान के जो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर 80% से ज़्यादा मैं कहूँ तो गलत नहीं है, वो हल हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और भी बात इसमें डेवलपमेंट हुई है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास्को को 104 मिलियन मेट्रिक टन उनका हदफ था, उसको उन्होंने कहा बढ़ाएं। 108 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने के अहकामात जारी किए हैं। सो या लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जवाद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली इधर क्या हो रहा है। अब वज़ीर आज़म ने किसानों से इजाफी गंदम लेने का ऐलान तो ऑब्वियसली कर दिया है और जिससे वो मुतमईन भी हैं समवॉट, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये मसले का मुकम्मल हल नहीं है, तो क्या मजीद क्या करना चाहिए? हाँ जी, हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में इस वक्त जो सूरत हाल है गंदम की, बहुत ही अबतर सूरत हाल है। किसान परेशान है, फसल बहुत अच्छी हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, ख़रीदार नहीं है। ख़ासतौर पर पंजाब में जो मेन बायर होता है वो महकमा खुराक पंजाब होता है और हर साल 35 से 40 लाख टन और बाज़ औक़ात 45 लाख टन तक भी वो गंदम जो है ख़रीदा किसानों से। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3900 रुपये कीमत है, इमदादी कीमत, लेकिन बाज़ार में जो कीमत है वो 3000 रुपये मन भी उसे नहीं मिल रही और वो परेशान है। लाहौर में भी मुजाहरे हुए, पूरे पंजाब में मुजाहरे इस वक्त जारी हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से कि वो ना सिर्फ पास्को का हदफ मजीद उसमें बढ़ोतरी लाएँ, इनहास करें, बल्कि उन्होंने कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट को भी बाउंड किया जाए कि वो अपनी परचेज जो है फौरी तौर पर शुरू करे ताकि उनका जो नुकसान है कम से कम हो, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा आ चुकी है और उनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। जब तक ये गंदम उनकी 3900 रुपये मन नहीं बिकेगी, उनके अखराजात पूरे नहीं होंगे। अच्छा, तो ये है सूरत हाल। अच्छा, अब इस वक्त हुकूमत कितनी गंदम खरीदने की पोजीशन में है? मजीद कितनी ले सकते हैं, कितनी ले ली है? कोई है सूरत हाल के जो फ़िलहाल रेडलॉक है या बहरान है, इससे हम निकल सकें? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को इस वक्त कितनी परचेज़ करनी चाहिए और हमारे ख्याल में जो दादा शुमार हैं उसके मुताबिक फौरी तौर पर अगर पंजाब गवर्नमेंट परचेज़ शुरू करे और उसके इस वक्त इतने मसाइल मौजूद हैं या वो मसाइल बैंकों से लोन लेकर उसकी बैंक किसानों की अदायगी कर सकते हैं, तो 10 से 15 लाख टन तो इसको फौरी खरीदनी चाहिए। ये ऐसा रिलीफ होगा, इससे एकदम मार्केट में अच्छा पैगाम जाएगा। जो 3900 मन उसको किसान को गंदम मिलेगी, बारदाना उसको इजरा होगा, क्योंकि किसानों ने जब जो दरख्वास्तें जमा कराई थी पंजाब गवर्नमेंट के पास, वो 4 लाख के करीब दरख्वास्तें आई थी किसानों की तरफ से, लेकिन जो स्क्रूटनी होने के बाद 1,30,000 किसानों की जो बारदाने की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। तो इस हवाले से फौरी तौर पर तो 10 से 15 लाख टन का ऑर्डर मतलब बारदाना जारी करना चाहिए, उसका जो ख़रीदारी का अमल शुरू होना चाहिए, ताकि जो किसान इस वक्त रुल रहा है उसकी गंदम जब 3900 रुपये गवर्नमेंट लेगी तो फिर फौरी तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो फ्लोर मिलर है या मिडल मैन है, वो भी मैदान में आएंगे। और जो इस वक्त उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं किसानों की, वो कह रहे हैं कि 2627 रुपये नकद पे हमें दे दें। जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं ना तो किसी का फायदा जरूर हो रहा होता है पीछे। आई एम क्यूरियस कि इस पर किसका फायदा हो रहा है सारे इशू पे। लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। वेलकम बैक जी, आ गए वापस जी। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गैर मुल्की कोचेस का ऐलान फाइनली हो गया है। जनूबी अफ्रीका के साबिक ओपनिंग बैटर गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और साबिक ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर जेसन गिलिप्सी रेड बॉल के हेड कोच मुकर्रर किए गए हैं। नए कोचेस की मुद्दत 2 साल होगी। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट्स में असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड के टूर पर और जेसन गिलिप्सी बांग्लादेश सीरीज़ में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को उम्मीद है कि तजर्बाकार कोचेस रखने से अच्छे नताइज मिलेंगे। उम्मीद तो हुई है पैदा, मतलब दुआ कर रहे हैं। गैरी क्रिस्टन को हम वाइट बॉल का खिला रहे हैं और जेसन गिलिप्सी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं और दोनों दुनिया के मशहूर कोचेज़ हैं और इस बात उनके आने से इस बात को आपको 100% कंफर्मेशन मिलती है कि उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारी टीम पे कितना ट्रस्ट है
कि इस टीम में कितना पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज़ में हो जाएगा और कौमी टीम 7 मई की सुबह आयरलैंड रवाना होगी, जहां 10, 12 और 14 मई को मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं। बाद में टीम 4 T20 सीरीज़ के लिए इंग्लैंड जाएगी। न्यूजीलैंड से हालिया T20 सीरीज़ बराबर होने पर अगरचे क्रिकेट के मद्दाज ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी टू से इट कुड हैव बीन क्वाइट वर्स एज वेल। कहा जा रहा है कि कीवीज की भी टीम सीरीज बराबर कर गई है, जिस पर टीम को बहरहाल सोचना चाहिए, तो इतना बेसिकली खुश होने की बात नहीं है। चेयरमैन PCB ने भी कल ढके छुपे अल्फाज में टीम को हल्की सी वार्निंग दे दी है, देख लें। मैंने तो ना कोई अपनी ख्वाहिश पर टीम का कुछ ऐड किया है, मैंने अपनी पावर जितनी थी सिलेक्शन की वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। मेरी और पूरी कौम की और आपकी सबकी जो ख्वाहिश है वही ख्वाहिश हमारी गहरी से है। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में, मेहनत पूरी करनी है। अगर मेहनत करके हारेंगे मैं सारा बोझ लूँगा, जितनी मर्ज़ी क्रिटिसिज्म होगी मैं लूँगा, लेकिन अगर फ्लैट हारेंगे तो फिर काम ख़तरनाक है। शुक्र है हर जीत से अल्लाह ताला के हाथ में के बाद मेहनत वाला पार्ट जरूर कह दिया, वरना तो सारों ने अपना हाथ छोड़ के बैठ जाना था। अच्छा नहीं काम जरूर करो प्लीज। हालिया होम सीरीज में नए लड़कों को मौका दिया गया, मगर हकीकत यह है कि टीम की फतूहात में ज़्यादा किरदार सीनियर खिलाड़ियों ने ही अदा किया है। नए लड़कों में मैच विनर का ना मिलना बहरहाल एक परेशान कुन बात है। नए कोचेस को भी इस मामले में मेहनत करना होगी। वैसे ये जो कोचेस आए हैं जनरली ओवरऑल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे दोस्त बहुत ही गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट के मामलात पे, उनसे मैंने ओवरऑल बात करने की कोशिश की। स्पेसिफिकली पूछा। सो उन्होंने कहा कि यू नो दिस कैन turn it out very good for Pakistan। अच्छा, गुड ही कह रहे थे ना, आपकी किसी बात से और शक्ल से नहीं लग रहा था कि आप गुड की तरफ जा रहे हैं। गुड, लोगों को उम्मीद तो अच्छी है और हमारे सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनको कैसी उम्मीद है। सिकंदर, क्या हाल है आपका? और लो जी, अब्दुल्ला वापस आ गए। आप कह रहे थे ना हमारी भी रोटेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई है। सिकंदर, मुझे अच्छा लगा कि मैं एक दिन के लिए इधर उधर हुआ, आपने मुझे बहुत मिस किया। मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा सिकंदर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट आवर कोचेस। उम्मीद रखी जाए कि ये अच्छा फैसले जो हैं, दोनों दो नाम जो आए, ये अच्छा फैसला है। अच्छा, मजे की बात है कि जब आपने कल जो आखिरी शो किया था उसमें बोला था सिकंदर से हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में, उनकी अपनी ही सोच है। ये मुझे समझ में नहीं आया, मेरी अपनी सोच है। मैं तो क्रिकेट पे बात करता हूं। अपनी सोच होना अच्छी बात है क्रिकेट के किसी भी मामले में। अपनी सोच है सिकंदर। अच्छा देखो, बात असल ये होती है कि जो हम लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर ये कोच आया है पाकिस्तान टीम का, तो मैं लोगों को ये बता दूं कि इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कोच आकर इन लड़कों को, बाबर, रिजवान, शाहीन, इन लोगों को आके कोई चीज सिखा रहा है। सिखाते नहीं है कोच, कोचेज है स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमने किस तरह खेलना है, कैसे खेलना है, किस वक्त पे कैसे खेलना है, दैट इज द थिंग दे डू। वो बैठा, अगर अभी आप कहें कि जी उससे हिट नहीं लग रही, तो वो ले जाकर जो है उसको बोलेंगे जी तुम बल्ला सीधा कर लो। ये नहीं, वो कोचेस 90% जो है वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कौन सा लड़का किस वक्त खेलेगा। तो हमारे पास ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर आए हैं, और जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने बोला, खेलना तो लड़कों ने अंडरग्राउंड में जाकर उनका है, मगर प्लानिंग ये देंगे। उसमें जो एक थोड़ा सा जो मुझे वो फिक्र लगी वो ये है कि जो कर्स्टन है वो कब आएंगे पाकिस्तान की टीम के साथ, कब आके अटैच होंगे। अभी तक वो टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी बना रहे हैं अजहर महमूद के साथ कि तुम इसको खिलाओ, इसको देखो, इस नंबर पे खिलाओ, इससे ऐसी जगह बॉल कराओ, ये लड़के खिलाओ। वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, मगर बेहतर होगा कि वो जल्द से जल्द आकर पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हो जाए, तो उससे ज्यादा पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि क्या हो रहा है एक्चुअली वहां पर। क्रिस्टन जो है वो इंग्लैंड के टूर पर आ जाएंगे अपेरेंटली, यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। He would join us. हाँ, इंग्लैंड की टूर पे 5 मैचेस हैं, तो वहां से वो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो कल वो भट्टी साहब बता रहे थे कि 24 मई को वहां पे फाइनल है, शायद 24 मई को समथिंग मई ऑफ 24th ऑफ मई को कहीं वो आके ज्वाइन करेंगे। तो अब देखते हैं। अब वो जैसे नकवी साहब ने कहा कि जी लड़कों ने ही परफॉर्म करनी होती है अंदर जाके, तो उन्होंने मेहनत से खेलना होता, तो लेट्स सी लड़के कैसे परफॉर्म करते हैं। और वो आपका जब भी आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्होंने किसी ने भी
आउटस्टैंडिंग किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी हमें। हाँ, हमें वही लड़के जो हमेशा करते हैं उन्होंने किया है। फखर ने ज्यादा बिल्कुल, और बाबर ने किए रन्स, और उसके सबसे ज्यादा तो फखर ने किए, बाबर ने किए 125, फखर 2 मैच खेला था तो उसने 104 किए। और शाहीन भी तो सीरीज मैन ऑफ द सीरीज बन गया शाहीन। जी, शाहीन तो आखिरी में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि जब प्रेशर आ गया, तो शाहीन के ऊपर जब प्रेशर आया कि जी मोहम्मद आमिर भी आ गया, तो वो उनमें थोड़ा बेहतरी आ गई, विच इज अ गुड साइन। और पाकिस्तान के लिए इट्स अ गुड साइन कि जी शाहीन भी होगा उधर, वहाँ पर नसीम शाह भी होंगे, आमिर भी वहाँ पे होगा। अब देखना है कि अब्बास ने अच्छी गेंदें की, वैसे हमें भूलना नहीं चाहिए यंग बच्चों में अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो बहुत अच्छा लगा है, वो उसको भी टीम में होना चाहिए। अब देखते हैं कि जमान खान की सिचुएशन क्या होती है, इसलिए कि हारिस रऊफ भी अभी अनफिट हैं, वो अगर फिट होकर आ जाएंगे तो उनकी जगह, मगर उन्होंने पिछले 2 जो वर्ल्ड कप और जो मैचेस में उसमें अच्छी बॉलिंग नहीं की है और उनकी बड़ी मार पड़ी है। उनका एवरेज जो था इकोनॉमी का 9-10 के करीब था। तो लेट्स सी कि कौन कहाँ आता है। लेट्स सी जी कौन कहाँ आता है। लेकिन एटलीस्ट जी जल्दी से मतलब 2 लफ्ज़ कह दें, ये जो न्यूजीलैंड के साथ अभी हुआ है, हम हारे तो नहीं, मतलब बराबर हो गया, क्योंकि उम्मीद इसकी भी कमी लग रही थी। हाँ, मैच एक्चुअली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो उनकी सी टीम में इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, और उन्होंने वाकई बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ, वही मैंने कहा ना प्लानिंग के साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आया, उन्होंने हमारे बॉलर्स को अटैक किया और वो वाकई बहुत अच्छा खेल गए। और हम बहुत कन्नों के पास जाकर बचे। अगर वो कल आखिरी मैच में वो जो लड़का आखिरी खेला था, क्लार्कसन शायद नाम था उसका, अगर वो सारी गेंदें खुद खड़े होकर खेलता ना कि मैं सिंगल नहीं लूंगा, मैं चाहे सिंगल ना लूं, मैं 5 की 5 बॉलें मैं खेलूंगा, तो हो सकता है कि वो मैच और भी खतरनाक हो जाता। तो एनीवे हम जीत तो मतलब मैच बराबर तो सीरीज कर दी, उससे थोड़ा हौसले तो लड़कों के होते हैं, मगर ऑब्वियसली लोग उस पर बातें तो कर रहे हैं और देखते हैं अब आगे चल के जो बड़े मैचेस होंगे। इंग्लैंड का जो टूर है ना सर जी। अच्छा, अब बताएं कि ये वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी कौमी T20 का स्क्वाड जो है हो जाएगा ऐलान, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन ड्रॉप होगा, कौन ऐड होगा? अभी तो हम अपनी पावर ऑफ सजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं सिकंदर। हाँ, तो अभी तो हम स्पेकुलेशन भी बातें कर रहे हैं, अभी हम कर सकते हैं। देखिए, हाँ, रिजवान को तो होना चाहिए टीम में, हर हाल में वो फिट होकर आ जाए, और उस पर बहस चल रही है कि रिजवान और बाबर को ही ओपन करना चाहिए या साइम को करना चाहिए। साइम इतना अच्छा कर नहीं सके, उन्होंने 5 मैचों में 57 रन किए हैं, तो ये इतनी अच्छी चीज नहीं है। साइम को पूरा मौका मिला, वो कह नहीं सकते कि अब आजम खान, रिजवान, इन 2 पे नजर है कि इनकी फिटनेस अच्छी लेवल सही हो जाए। हारिस रऊफ, ये 3 लड़के हैं कि जो अनफिट लिस्ट के ऊपर हैं, ये 3 में जल्द से जल्द ये फिट हो जाएं, आकर खेलें और देखें। खासतौर पे रिजवान का होना मैं समझता हूं कि अब हमें लग रहा है कि जो नए बच्चों को जिनको भी ट्राई किया उनमें वो पोटेंशियल नहीं है एज अ ओपनर, इन दोनों को ही करना चाहिए। बाबर को, मेरा वोट भी जो है ना बाबर और रिजवान के लिए जाएगा कि लेट देम ओपन, जो हमेशा करते आए। फिर वर्ल्ड कप के बाद आप जो तैयारी करना है करें, इसमें इन दोनों को कराएं। फिर बाकी वही लिस्ट है हमारे पास के फखर होगा नीचे, उसके बाद आपका इफ्तिखार है नीचे, और उस उस्मान ने भी इतने कोई मजेदार रन्स नहीं किए, 5 मैचेस 59 रन्स, वो इतने जबरदस्त नहीं है। तो अब देखते हैं कि उस्मान खान को उन्होंने बुलाया है, तो उसको हो सकता है एक मैं समझता हूँ कि एक आइलैंड का टूर उनको करा दें एक और, फिर उसके बाद देखें कि वो नहीं करते तो फिर अल्लाह खैर, अल्लाह क्या कर सकते हैं, क्या होगा हमें तो हाँ, फिर बेचारा जो भी है। फास्ट बॉलिंग में हमारे पास जैसे मैंने कहा शाहीन अब्बास ने अच्छी गेंद की है, और आमिर है वहाँ पे, जमान भी है, नसीम शाह भी है, तो बॉलर हमारे पास फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल ठीक हैं। स्पिनर्स में इब्रार और उसामा हैं, और इसमें इब्रार का इकोनॉमी रेट सबसे अच्छा है, यानी कि सबसे कम रन उसने दिए अपने ओवर्स के अंदर, और इब्रार का जो है 5.75 है, विच इज वेरी गुड, जो सबसे अच्छा है वो उसका है। फिर शादाब का भी अच्छा है 6.75, और इमाद का बस ठीक ही है 7.42। 2 मैचों में उसको ज्यादा एक ही विकेट मिली है, ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई उससे। तो अब ये है, अब एक और इशू होगा कि क्या इमाद और शादाब दोनों एक साथ खेलेंगे या 2 ऑलराउंडर खिलाएंगे या कोई स्पेशलिस्ट खिलाएंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे 1-2 रोज में जब टीम का स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कोच करेगा, देखिए जो कोच है वो कोचिंग के ज्यादा इन चीजों को वो बनाएगा, स्ट्रेटेजी कितने कौन सा बॉलर खेलेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गैरी से उम्मीदें तो अच्छी हैं। अभी आईपीएल में 2022 में गुजरात ने जीता था आईपीएल, और वो
गैरी वाज देयर बैटिंग कोच और फिर इंडिया के साथ भी 2007 से 11 तक इन्होंने कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं एंड नाउ ही इज़ गोना बी विद अस एज वाइट बॉल कोच ऑफ पाकिस्तान टीम। तो अगर आपके घर पे पोलियो की टीम आए तो प्लीज़ अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं, इस बात से कतई नज़र, इस बात को इग्नोर करते हुए कि उन्होंने पहले कितनी दफ़ा कतरे पिए हों। हाँ, इट्स ओके कि इसकी अगर एप्लीकेशन भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड प्लीज़ जब आपके घर ये आए बी नाइस टू देम, बी नाइस टू देम। हमें तो नाइसनेस करने के लिए भी दरख्वास्त करनी पड़ती है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ भी किया और बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि दुनिया तेल गैस के मुतबादिल तलाश करके तवानाई की तरफ जा रही है और अब्दुल्ला तो सोना ढूंढ रहे हैं। खैर, मगर क्या कीजिए कि हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत सोलर एनर्जी पर फिक्स टैक्स लगाने का सोच रही है। टैक्स भी कोई कम नहीं है बाय द वे, 2000 रुपए फी किलोवाट। और अगरचे पावर डिवीजन ने एलामिया में कहा है कि फिक्स टैक्स लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ, मगर ये भी बता दिया कि सोलराइजेशन पॉलिसी को मुतवाज़न करने की ज़रूरत है क्योंकि माजी में ऐसा नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक जल्द सोलर एनर्जी पॉलिसी आने वाली है। नहीं तो पहले ये इनकरेज कर रहे थे दुनिया को कि मतलब सारों को कि सोलर लगा लें। दुनिया ये इनकरेज कर रही है वैसे। तो जब सोलर लगा लो तो अब हम इसको टैक्स करेंगे, कुछ समझ नहीं है इस बात की। ये सुन लें, अब वो फेज आ गया है जहां वो नेट मीटरिंग का जो हुजम है वो इतना बड़ा माशाल्लाह हो गया है और होता जा रहा है कि उसको रीअसेस करने की जरूरत है। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं उनको उस इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न मिले और जिन्होंने आइंदा करनी है उनको पता हो कि कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या उनको उसके जो रिटर्न मिलेगा। बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और ये अगले 1 से 2 महीने के अंदर अनफोल्ड होगी। इस वक्त जो खबरें कल आई हैं कि फी किलोवाट इतना ज़्यादा वो खर्चा पड़ जाएगा, उसके ऊपर कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई और आहिस्ता आहिस्ता होगा और हम सही तरीके से स्टेक होल्डर्स को मिलकर इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, नेचुरली आवाम में सख्त बेचैनी पाई जाती है अब जब से ये बात हुई है, क्योंकि लोगों ने लाखों रुपए लगाकर सोलर पैनल लगाए हैं, अपनी बचत के लिए इन्वेस्टमेंट की है। उनकी शिकायत दुरुस्त है कि वो सारे अखराजात खुद करें, मेंटेनेंस पर भी खर्चा करें, हुकूमत का एक पैसा ना लगे, बिजली वो सूरज से लें और टैक्स हुकूमत को दें। मतलब ये कौन सा इंसाफ होगा? और ना ऐसा दुनिया में कहीं होता है। किसान भी बड़ी तादाद में बिजली की ज़रूरत जो है वो अब सोलर एनर्जी से पूरी कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर मुश्किलात हो सकती हैं। हुकूमत पहले सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही थी, अब लोग इस तरफ आ रहे हैं तो मसाइल खड़े होने के खदशात पैदा हो गए हैं। पावर कंपनियों से ज़बरदस्ती और महंगी बिजली ख़रीदने पर आवाम को मजबूर करना समझ से बालातर है। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ ही हैं GU न्यूज़ इस्लामाबाद के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैफ, प्लीज़ बताइएगा, कुछ खदोखाल सामने आए हैं या अभी बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या फिर डिस्कशन है कि भाई करना क्या है? और उसमें भी आम सार्फिन की बात हो रही है कि वो भी फिर टैक्स पे करें। देखें, जो हमारी माहिरीन से बात हुई है, इसके अलावा जो हमारी पावर डिवीज़न के ज़राए से बात हुई है, यहाँ तक बात है कि ये गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी है। जो माहिरीन हैं जिन्होंने कई सालों इस शोबे में सर्व किया है, उनका ये ओपिनियन है कि ये बिल्कुल जो सेहतमंदाना सरमायाकारी है। अवाम ने अपने पैसे लगाए हैं, कोई उसमें एक सावरन गारंटी नहीं मांगी और ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है और आज की तारीख़ तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा मेगावाट के मजमूई तौर पर बिजली लग चुकी है। इसमें वो सिस्टम शामिल नहीं है जिसमें और भी सोलर लग रहे हैं लेकिन वो ऑफ ग्रिड हैं। यहाँ तक बात है फ़िक्स टैक्स की, उसकी तो गवर्नमेंट ने जिस तरह आपने कहा तरदीद कर दी है, लेकिन उसमें मसला ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो बिजली का जो टैरिफ है, जो गरीब को जो बिजली दी जाती है वो सस्ती है और अमीर को महंगी है। तो अमीर ने जब देखा कि उसके लिए बिजली बहुत ज़्यादा महंगी थी, 50, 60, 70 रुपये तक उनको यूनिट पड़ रहा था, तो उन्होंने इसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सोलर पैनल लगाए। जो आदमी इस्तेमाल करता था फॉर एग्ज़ाम्पल 800 यूनिट, तो उन्होंने क्या किया कि 400 यूनिट का सोलर पैनल लगा लिया या 800 का 800 लगा लिया। तो ये जो रकम थी बहुत ज़्यादा थी, इनके लिए पर यूनिट कास्ट थी। ये अमीर लोग, ये मतवसत तबके के लोग
क्रॉस सब्सिडाइज करते थे, जो गरीब था उसको जो बिजली की कीमत ये अदा करते थे, अगरचे जो सोशो इकोनॉमिक जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो गवर्नमेंट पर होती हैं। तो अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है कि इतने ज़्यादा सोलर पैनल लग रहे हैं कि एक तो नेट मीटरिंग के थ्रू लग रहे हैं, जो लोग बनाते हैं बिजली खुद इस्तेमाल करते हैं, बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अभी जो फिक्स टैक्स है इस हवाले से तो तरदीद आ गई है, लेकिन हमारी जो ज़राए से बात हुई है, अगर आप 2000 रुपये फ़िक्स टैक्स के ज़रिए ले लें या आप तरदीद कर दें कि फ़िक्स टैक्स नहीं आएगा, तो हमें ये ज़राए ने बताया है कि हुकूमत की जो पॉलिसी जो एक्सपेक्टेड आना, इसमें जो तरमीम करेगी उसमें गवर्नमेंट ये करेगी कि इसका जो रेट है, जो सार्फ जिसने नेट मीटरिंग पर इस वक्त मौजूद है, जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो सिस्टम में पंच बिजली करेगा, उसका जो रेट तकरीबन 21 से 22 रुपये फ़ी यूनिट पर किलोवाट आवर चल रहा है। तो उसमें ज़राए ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उसकी कीमत जो है वो कम की जा रही है। अभी जो तकरीबन 21-22 रुपये हो सकता है कि उसकी कीमत कम होकर इससे आधी रह जाए, 11, 12 या 13 रुपये पर आ जाए। किया जा रहा है ये ज़रा समझाएं ना कि अगर हुकूमत ये सब्सिडाइज कर रही है तो हेलो जब वो निकल रहे हैं तो आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो बढ़ रही हैं, तो उसका बोझ गवर्नमेंट पे आएगा। अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपनी पॉकेट से पैसे दे, पहले ये अमीर लोग दे रहे थे। तो ओवरऑल हमने देखा है कि इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इस वक्त तक ये जो माली साल एंड होगा, तकरीबन 7000 मेगावाट के जो सोलर पैनल्स हैं आपके मुल्क में वो इंपोर्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन यानी कि अगर 2000 मेगावाट इस वक्त मौजूद है, जब वो भी आ जाएगी तो आपके पास आइडल कैपेसिटी यानी कि ऐसी बिजली जो सिस्टम पे पड़ी रहेगी लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको। सैफ, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आ रही है जी। अब हम आपसे कुछ देर से जानना चाह रहे हैं कि ये किसके इंटरेस्ट को हमें अब क्या करें, आदत हो गई है, हमें शक होता है हर मामले में। किसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, या अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी का तो किस वजह से ये फैसले उठाए जा रहे हैं? क्या हुकूमत को कोई नुकसान हो रहा है या बिजली की तकसीमकार कंपनियों का प्रेशर है? क्या है वजह? मतलब ये बात उठी क्यों? देखिए जो जी यहाँ तक तो बिजली तकसीम कर कंपनियों की बात है। बिजली तकसीम कर कंपनियों को तो इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। वो जो बिजली खरीदेंगी, जो बिजली आएगी सिस्टम में, वो आगे ट्रांसमिट करेंगी। अगरचे उनके भी एतराज़ात हैं कि जो नेट मीटरिंग की जो बिजली है हमारे ट्रांसफार्मर्स को वो ओवरलोड कर रही है, अगरचे इनको सरमायाकारी करनी चाहिए थी। यहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, बड़ी सीधी सी बात है। जितना ज़्यादा सोलर पावर सिस्टम पर लोग आएंगे तो आपकी आइडल कैपेसिटी, वो बिजली जो सिस्टम पर पड़ी है, जो आईपीपीज़ ने जो महंगे पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए हुए हैं, जो साल हर साल से अवाम बिजली ख़रीद कर तंग हो रहे हैं, जिन्होंने उस तंगी के बायस ये सोलर पैनल लगाए थे, वो कैपेसिटी पेमेंट्स ऐसे बढ़ रही हैं। तो कैपेसिटी पेमेंट्स किन को दी जाती हैं? वो आईपीपीज़ को दी जाती हैं। वही आईपीपीज़ हैं जिन्होंने भारी मुनाफे कमाए हैं, जिस पर रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो आ जाकर देखा जाए तो इसमें जो मफादात नज़र आते हैं वो उसमें आईपीपीज़ के हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आईपीपीज़ बहुत अमीर हैं और उनकी जो सरमायाकारी है वो सरमायाकारी पर रिटर्न भी उनको मिल चुका है। अब तो उनके जो पावर प्लांट्स जो चल रहे हैं वो मुनाफे पे चल रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त ये है कि पाकिस्तान खुद ही एक ऐसी पॉलिसी के को अपोज कर रही है गवर्नमेंट, जिसके ज़रिए आवाम को रिलीफ मिल रहा था, लोड शेडिंग कम हो रही थी, और ये जो जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ये सोलर पैनल लगाए थे, हुकूमत के लिए नेक नामी का बायस बन रहे थे। तो इसमें ना सिर्फ हम 100 मेगावाट तक इस्तेमाल करने वालों को, आपने इलेक्शन में भी नारा सुना होगा कि जी मुफ्त बिजली देंगे। इंडिया में ये एक मॉडल चल रहा है, कामयाबी के साथ चल रहा है। यहाँ भी हम सवाल उठा रहे थे कैसे हुकूमत फैसिलिटेट करती है लोगों को वहाँ पे सोलर पैनल लगाने पे, फिर वो जो सिस्टम पावर सिस्टम में डालते हैं, उससे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो उनको मिल रही है क्योंकि वो तो लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये ज़रा अजीब सी बात हुई ना। मुझे तो लोगों पे ज़रा परेशानी हो रही है जिन्होंने ये इन्वेस्ट किया थिंकिंग कि नाउ वी आर सेट, बट अपेरेंटली नॉट। कुछ भी हो सकता है अभी। खैर एनीवे, ये हम बातें अभी कर रहे थे। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम अवैस लगारी साहब ने ये कंफर्म किया कि जो फिक्स टैक्स या की बातें की जा रही हैं, अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। सो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, जिस कीमत पर बिजली ली जाती है जो सोलर पे बन रही है,
उसकी कीमत का दोबारा तयन किया जा सकता है। So बेसिकली वो जो रूमर्स चल रही थी ना कि टैक्स लगा दिया गया, वो टैक्स नहीं लगाया गया। ये सारी कॉन्वर्सेशन हमने की है क्योंकि बात उठी है, अदरवाइज टैक्स अभी नहीं लगा। सो डोंट वरी। ब्रेक के बाद मिलना। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह आपको लेकर चलते हैं। कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में संगलाह पहाड़ों के दरमियान हिंदुओं की तारीखी और कदीमी इबादत का हंगलाज नानी माता का मंदिर मौजूद है, जहां जुमे से शुरू होने वाला 3 रोज़ा सालाना मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। इस वीकेंड पे हुआ है। इब्राहिम कंबो है हमारे साथी, दिखाएंगे हमें सब। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में बरसों से कायम हंगलाज माता के मंदिर में सालाना 3 रोजा मेला हुआ। जहां अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से यात्रियों ने यहां पहुंचकर अपनी मजहबी रसूमात अदा की। हिंदू यात्री मेले में पहुंचने से कबल चंद्रगुप्त की यात्रा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। हिंदू यात्री चंद्रगुप्त की यात्रा करने के बाद तीर्थ यात्रा के लिए हंगलाज नानी माता मंदिर का रुख करते हैं और मेले के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए माता रानी को माथा टेकते हैं। ये हमारा फेस्टिवल, सालाना फेस्टिवल हमारा होता है जो 3 दिन का होता है, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा है। ये 7 तारीख से नवरात्रों से ये शुरू है, ये कंटिन्यूस चल रहा है। कंटिन्यूस लोग आ रहे हैं, कंटिन्यूस लोग जो है ना वो यहाँ दर्शन पा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग जो है ना यहाँ पे हर साल आते हैं। हर साल यात्री अपनी मन्नतें लेके आते हैं, अपनी मुरादें पा के चले जाते हैं। और ये फेस्टिवल एक गुलदस्ता है पाकिस्तान के लिए, एक हमारा बहुत मजहबी ये जो अकीदतमंदों का ये एक तीर्थ स्थान है, जो पूरी दुनिया में ये वाहिद एक तीर्थ स्थान है जो यहाँ पे हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान में है। ये जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं उसका नाम है श्री हिंगलाज माता तीर्थ यात्रा आस्थान। ये साल में एक ही दफ़ा इसका मेला लगता है, जिसको हम सालाना मेला कहते हैं। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे यात्री आते हैं, अपनी पूजा सफल करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टार्टिंग देखा है क्योंकि यात्री बहुत आ रहे हैं, क्योंकि रिहाइश का लोगों के लिए मसला हो रहा है। ये गवर्नमेंट से, जहाँ मंडली वालों से गुजारिश है कि लोगों के लिए तंबू हो, टेंट हो। जो हम देख रहे थे कि वहाँ से दूर दूर से धूप में लोग बैठे हुए थे, लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही है। मेले के मौके पर तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ साथ खाने पीने और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मगर 3 रोजा मेले के दौरान धूप में रिहाइश के हवाले से यात्रियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। यात्री कहते हैं कि उन्हें मेले के दौरान रिहाइश के लिए कोई मुनासिब जगह फराहम की जाए ताकि बच्चों के साथ मुश्किलात कम हो सके। जिले इंतजामिया की जानिब से सहूलियात की फराहमी अपनी जगह, मगर मेले में आए हुए हिंदू यात्रियों के लिए रिहाइश का मसला जू का तू है, जिसे सूबाई हुकूमत को फौरी हल करने की अशद जरूरत है। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कंबू, जियो न्यूज, हंगलाज मंदिर, जिला लसबेला। ठीक है, मेस्मराइज होना चाहिए था, लेकिन आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड आई एम सैड कि क्या कंडीशंस हैं। मतलब ये कितना पोटेंशियल है इस इवेंट में टू बी टर्न्ड अराउंड। ऐसी जगह पे एक 5 स्टार होटल हो सकता है। यस, मतलब कोई जगह तो लोगों को ठहरने की, मतलब रॉक्स के बीच में कोई कच्ची सी जगह पे लोग अगर रह साल रहे में हैं। एक इवेंट ये होता है तो यहाँ खैमा बस्ती तो कम से कम कायम की जा सकती है ना। मतलब कैंप तो लगाए जा सकते हैं, होटल मोटेल बना दे, कोई रिजॉर्ट दे दे, तो लगाए जा सकते हैं। अगर नहीं है कोई जी होटल बनने की जगह भी, मतलब दिस प्लेस हैज सो मच पोटेंशियल टू डेवलप इनटू समथिंग एल्स। में सोना ढूंढने मशीनरी लगा दी है, पहुंच गए हैं, तो इधर कोई मोटेल नहीं बन सकते थे? बहुत जगह है, अगर करने वाले हो ना तो वो कर लें, बिकॉज दिस इज नियत नहीं है। दिस वाज मुझे लगता है कि ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है रिलीजियस टूरिज्म बाकायदा एक सब्जेक्ट है, मतलब कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस तरह की जगहों से। आप पूरी दुनिया से हिंदू कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे आए। जल्दी से मुनव्वर ज़रीफ साहब को एक ट्रिब्यूट भी देना है, और हमारे बड़े ही जाने माने कॉमेडियन और जिन्हें मद्दाहों से बिछड़े पता है कितनी अरसा हो चुका है, 48 ईयर्स। मगर आप देखें कि आज भी आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड हम उन्हें यहाँ याद कर रहे हैं, हम उनके काम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका बॉडी ऑफ वर्क इतना बहुत ज़्यादा है।
जरा एक इन पे पिक्चराइज हुआ गाना आपको मशहूर गाना देखिए, बहुत ही मशहूर। यस, ये हमें आज तक याद भी है इसलिए क्योंकि हमारे जमाने में हम खेलते थे अंताक्षरी, पता नहीं अब बच्चे खेलते हैं कि नहीं, और अलिफ से तो होता ही गाना शुरू था, जिसके भी पहली बारी अलिफ की अगर आ गई आपके पास तो आपने अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया गाना ही गाना है। ऑफ कोर्स वो तो बनता ही है। अच्छा, ये जापान में बाय द वे शूट हुआ ये गाना है और बहुत इन्होंने काम किया, नन्ना साहब के साथ भी काम किया। और अच्छा जी, आज रक्स का, डांस का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। सो या डांस साउंड्स डिफरेंट एंड रक्स साउंड्स डिफरेंट, यू नो व्हाट आई मीन। कल मिलते हैं।